नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस का यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको उत्तर प्रदेश में परमानेंट रिक्रूटमेंट टीजीटी पीजीटी के लिए देखने को मिल चुकी है, जिसके बारे में मैंने आपको कल ही बता दिया था। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इस रिक्रूटमेंट से संबंधित बिल्कुल डीपली आपको सारी की सारी जानकारी दी जाएगी। अगर आपका इस रिक्रूटमेंट से संबंधित कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, या फिर इस रिक्रूटमेंट से संबंधित आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए दोस्तों। मैं गारंटी दे रहा हूँ 99% आपके सारे के सारे डाउट दूर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही आप इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई करना, ताकि आपको भविष्य में किसी भी तरह की कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। बाकी दोस्तों, इस रिक्रूटमेंट को लेकर जो लड़कियां हैं ना, थोड़ी सी वो ज़्यादा कंफ्यूज है। वो इसलिए क्योंकि उनके लिए थोड़े बहुत अलग नियम है। ठीक है, तो उनके जितने भी डाउट्स हैं उनके लिए क्या क्या नियम अलग हैं औरों की अपेक्षा, तो उसके विषय में भी आज की वीडियो में हम बिल्कुल डीपली चर्चा कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो ये उत्तर प्रदेश में आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिली है, एडिड स्कूल्स में देखने को मिली है। ठीक है, अब एडिड स्कूल्स को लेकर दोस्तों आपका थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है कि भाई अगर इसमें हमारी जॉब लग जाती है तो कि हमारी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या फिर हम एडिड स्कूल में एज ए प्राइवेट टीचर हम काम करेंगे। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं, आपको बिल्कुल भी किसी भी तरह से किसी भी रूप में घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपके एडिड स्कूल में जॉब लगती है तो पूरी की पूरी आप ये मान के चलो कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई। अब वो अलग बात है दोस्तों, थोड़ा बहुत फर्क होता है। जो प्रॉपर गवर्नमेंट स्कूल होते हैं और जो एडिड गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उसमें थोड़ा बहुत फर्क होता है। ठीक है, वो ज़्यादा आप अगर एक शिक्षक के रूप में देखोगे तो आपको उसमें किसी भी तरह की किसी भी रूप में आपको परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। जो फैसिलिटीज़ आपको प्रॉपर गवर्नमेंट स्कूल्स में देखने को मिलती है एज ए टीचर, वही सारी की सारी फैसिलिटीज़ आपको अगर आप इस एडिड स्कूल्स में अगर आपकी नियुक्ति हो जाएगी तो उसमें भी आपको सारी की सारी वही फैसिलिटीज़ देखने को मिलेगी। इसमें दोस्तों थोड़ा बहुत फर्क ये हो जाता है, जो इनकी सैलरी बन के आती है ना, जो प्रॉपर गवर्नमेंट स्कूल होते हैं तो उसकी जो पूरी की पूरी टीचर्स के हाथ में सैलरी आती है वो पूरी गवर्नमेंट की तरफ से आती है। लेकिन एडिड स्कूल में दोस्तों थोड़े बहुत परिवर्तन कर दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप एक शिक्षक के रूप में अपने आपको एडिड स्कूल में देखोगे तो आपको इसमें किसी भी तरह की किसी भी रूप में कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, बाकी आपको पता ही है 12,913 पदों पर हमें टीजीटी के लिए रिक्रूटमेंट देखने को मिली है और इसके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। और जो इसकी लास्ट डेट है वो आपकी दोस्तों 27/11/2020 यानी कि 27 नवंबर 2020। अब दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि आपकी जो भी आपसे क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी, जो अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी मैं थोड़ी देर में आपको बिल्कुल डीपली सब कुछ जानकारी दे ही दूंगा। तो जो भी आपसे क्वालिफिकेशन मांगी गई है, जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं, मतलब जो भी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं ना, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके 27 नवंबर 2020 तक कंप्लीट हो जाने चाहिए। ठीक है, चाहे आपका रिजल्ट पेंडिंग पड़ा है या फिर अगर आपने कोई अपना डॉक्यूमेंट्स बनने के लिए दे रखा है, ठीक है, वो भी बनकर नहीं आया है, चाहे मूल निवास की बात करें, चाहे किसी कैटेगरी के सर्टिफिकेट की बात करें, या कोई रिजल्ट आप अगर आपका पेंडिंग पड़ा है, तो आपको इसमें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपका वो दोस्तों 27 नवंबर 2020 तक कंप्लीट हो गया ना, तो ये आप इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल है, अगर आप वो डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं तो। ठीक है, अगर 27 नवंबर के बाद अगर आपका रिजल्ट आता है, कोई डॉक्यूमेंट्स बन के बाद आता है, तो दोस्तों इस रिक्रूटमेंट में वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि 27 नवंबर तक जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं, जो भी आपसे क्वालिफिकेशन मांगी गई है, वो सारी की सारी कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब कोई ये मुझे कमेंट मत करना कि सर हम सेकंड ईयर में, हम फाइनल ईयर में, हम ये सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम अपेयरिंग स्टूडेंट है कि हम एलिजिबल नहीं है। मैंने आपको बता दिया 27 नवंबर तक अगर आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाता है तो अच्छी बात है। जरूरी नहीं कि आपके पास हार्ड कॉपी है। अगर आपने जैसे इंटरनेट से आपको अपने मार्क्स आपको पता चली जाएंगे कि आपने कितने नंबरों के साथ अपनी डिग्री को क्वालिफाई किया, तो उसके आधार पर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब जो एक बड़ा सवाल आ रहा था कि इसमें सीटेट या फिर टेट की आपसे किसी भी तरह की डिमांड की गई है, तो दोस्तों इसमें आपसे सीटेट या फिर टेट की, जो यूपी टेट होता है या फिर सीटेट की हम बात करते हैं, इसमें डिमांड आपसे नहीं की गई है। ठीक है, तो जिन अभ्यर्थियों का सीटेट या यूपी टेट वगैरह क्लियर नहीं है तो वो भी इस रिक्रूटमेंट में आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। और ना ही इसमें कुछ इस तरह की बात की गई है कि भाई जो जिनका सीटेट या फिर यूपी टेट क्लियर नहीं है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी जिनका सीटेट क्लियर है। ठीक है, तो उतनी वैल्यू उसकी होगी जिसका सीटेट क्लियर है, उतनी वैल्यू उसकी होगी जिसका सीटेट क्लियर नहीं है, फिर यूपी टेट भी जिसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से जिन अभ्यर्थियों को सीटेट क्वालिफाई है, यूपी टेट क्वालिफाई नहीं, उनके लिए खुशखबरी हो सकती है। अब अगली बात है कि आउटसाइडर के लिए क्या नियम है। मतलब जो जिनका मूल निवास है वो यूपी का नहीं है, यूपी से बाहर किसी केंद्र शासित प्रदेश या फिर किसी भी राज्य के मूल निवास है, तो उनके लिए क्या नियम है। तो दोस्तों उनके लिए मैं बता दूं, वो बिल्कुल इस आसानी से इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें किसी भी तरह की कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अगर आप चाहे किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के निवासी हैं या फिर आप किसी भी राज्य के निवासी हैं यूपी के अलावा, तो आप इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यूपी वाले तो इसमें एलिजिबल हैं ही। लेकिन दोस्तों फर्क यहाँ पर आ जाता है जब हम रिजर्वेशन कैटेगरी की बात करते हैं। तो अगर कोई कैंडिडेट SC ST OBC या फिर EWS कैटेगरी से या फिर इसके अलावा जो भी रिजर्वेशन देखे जाते हैं हमें,
तो रिजर्वेशन कैटेगरी का जब भी वो लाभ उठा पाएगा जब वो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होगा। ठीक है, आपको यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है कि सर हम इस स्टेट के रहने वाले, हम राजस्थान के, हम दिल्ली के, क्या हम इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। जिस कैटेगरी में आप, उस कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश से बाहर किसी भी राज्य या फिर किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के आप मूल निवासी है तो दोस्तों अगर आप जनरल हो तो जनरल में आप करोगे। लेकिन अगर आप किसी कैटेगरी से हो तो आप जब फॉर्म फिलअप करोगे तो उसमें आपको जनरल कैटेगरी सेलेक्ट करना है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन हमें देखने को मिल जाते हैं। जो कि फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए थोड़े बहुत नियम अलग बनाए गए हैं। वो किस प्रकार है, अब मानकर चलो कोई लड़की है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की मूल निवासी है वो, अब उसका किसी अदर कास्ट में शादी हो जाती है और वो अगर मान के चलो किसी कैटेगरी से थी, अगर किसी जनरल कैंडिडेट से उसकी शादी हो गई या फिर अगर वो किसी वो जनरल कैटेगरी की थी उसकी किसी कैटेगरी वाले से शादी हो गई, तो ऐसे केस में क्या होगा। तो इसमें मैं बता दूं लड़कियों के लिए जो नियम बनाए गए, जो उनसे क्वालिफिकेशन मांगे गए, जो भी उनसे सर्टिफिकेट की डिमांड की गई है, किस कैटेगरी में उन्हें रखा जाएगा, वो सारा का सारा चलेगा उनके फादर साहब के अकॉर्डिंग। ठीक है, ससुर के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, ना ही पति के अनुसार चलेगा, सारा का सारा चलेगा उनके जो पापा है उसके अकॉर्डिंग सब कुछ चलेगा। ठीक है, तो उसके पापा, उन जो भी ऐसी कोई लड़की है उसके पापा की जो कैटेगरी है उस कैटेगरी में उन्हें रखा जाएगा और उसके पापा का जो मूल निवास है उसके अकॉर्डिंग उसका मूल निवास भी निर्धारित किया जाएगा। तो इसमें इधर बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, अगर आप किसी भी कैटेगरी से, अगर आपने किसी अदर कैटेगरी में शादी कर ली, अदर किसी धर्म में शादी कर ली या फिर अगर आपने अदर किसी स्टेट में शादी कर ली, तो आपका मूल निवास और आपकी कैटेगरी वही रहेगी जो आपके पापा की है। ठीक है, आपके पापा के अकॉर्डिंग आपका सारा सिलेक्शन का प्रोसेस होगा। अब इधर दोस्तों रिजर्वेशन की जब मैं बात करता हूं तो इधर जब हम SC ST OBC या EWS कैटेगरी की बात करते हैं तो अब ये टोटल सीट्स आपको पता चली गई किस कैटेगरी में कितनी सीट्स निकली और किस विषय के लिए निकली है। अब दोस्तों इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि अब मान के चलो कोई ST कैंडिडेट है, वो सोच रहे हैं कि भाई मेरी कैटेगरी में तो बहुत कम सीट निकली है। कोई SC कैंडिडेट है वो सोच रहे हैं मेरी कैटेगरी में बहुत कम सीट निकली है। OBC वाला कोई ऐसा सोच रहा है, तो इसमें घबराना नहीं है आपको। ठीक है, इसमें क्या है, आपकी जो कैटेगरी की सीट है वो तो आपकी है ही, प्लस दोस्तों जो जनरल की सीट है वो भी आप ही की है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान के चलो हम हिंदी संस्कृत विषय लेकर चलते हैं। ठीक है, संस्कृत में मान के चलो ST की, यहाँ पर दोस्तों मैं डिटेल में नहीं बता रहा, केवल आपको एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। ठीक है, मानकर चलो संस्कृत में ST की 10 सीट है, ठीक है, और जनरल की 100 सीट है, तो ST कैंडिडेट के पास है टोटल 110 सीट। ठीक है, तो 100 जनरल में भी वो फाइट करेगा, बाकी जो उसकी पर्सनल सीट है वो तो उसकी रहेंगी, उसमें तो ST कैटेगरी में ST में फाइट करेगा वो, लेकिन जो जनरल कैंडिडेट की सीट है वो उसमें भी फाइट करेगा। ठीक है, तो आप ये बिल्कुल भी घबराना नहीं है आपको। अगर SC ST OBC EWS किसी भी कैटेगरी से है तो आप देख लेना, आपकी जितनी कैटेगरी में सीट है उतनी तो आपकी है ही, बाकी जो जनरल कैटेगरी की सीट है वो भी आप ही की है। ठीक है, आप उसमें भी फाइट कर सकते हो, जिस हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी उस हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब एज लिमिट की बात करते हैं दोस्तों, एज लिमिट बिल्कुल वही 21 वर्ष कम से कम आपकी होनी चाहिए और वो जुलाई 2020 से आपकी काउंट की जाएगी। और इसमें मैक्सिमम एज की बात करते हैं दोस्तों, मैक्सिमम एज इसमें बिल्कुल भी नहीं दी गई है। वैसे जब हम नॉर्मल बात करते हैं तो वही PRT के लिए आपकी 30 वर्ष होती है, TGT के लिए 32 होती है, PGT के लिए 35 होती है, कुछ शर्तों में 42 वर्ष कर देते हैं। ठीक है, ये मैक्सिमम एज, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह की एज लिमिट कितनी मैक्सिमम होनी चाहिए इस तरह कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। तो आप बिल्कुल आप निडर होकर इसमें अप्लाई कर सकते हैं चाहे आपकी एज कितनी भी है। अब आप 60 या 62 साल से आपकी कम होनी चाहिए, शायद ही कोई होगा जो 60-62 साल में अप्लाई करेगा। ठीक है, तो 60-62 साल से कम होनी चाहिए और बाकी 21 वर्ष से आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। मेन बात जानने योग्य है कि 21 वर्ष से आप छोटे नहीं होने चाहिए, 21 वर्ष के बाद ही आप इसी रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि कौन कौन आवेदन कर सकता है। ठीक है, मतलब एक अभ्यर्थी किस किस तरह से आवेदन कर सकता है। तो पहले मैं मेल कैंडिडेट की बता देता हूँ। अब अगर कोई मेल कैंडिडेट है ना, वो PGT और TGT दोनों में आवेदन कर सकता है। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूज है, अगर वो दोनों कि भाई मैं PGT में करूँ TGT में करूँ, अगर वो दोनों जगह अगर एलिजिबल है तो TGT में भी अप्लाई कर सकता है और PGT में भी अप्लाई कर सकते हैं, उससे घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और जब हम TGT की केवल बात करते हैं और जब PGT की केवल बात करते हैं तो एक से ज़्यादा विषय के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एक ही विषय में 2 बार अप्लाई नहीं कर सकता कोई भी कैंडिडेट, जो कि नहीं भी करा जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक कैंडिडेट अलग अलग आवेदन कर सकता है। मानकर चलो कोई जैसे कि हम हिंदी की बात करते हैं तो जो हिंदी की क्वालिफिकेशन आपसे मांगी जाती है, जो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, तो उसमें जो संस्कृत वाले कैंडिडेट होते हैं वो भी एलिजिबल होते हैं और हिंदी वाले भी एलिजिबल होते हैं। तो अगर कोई संस्कृत के लिए अप्लाई कर रहा है तो अपने सब्जेक्ट में तो संस्कृत में अप्लाई कर ही सकता है, इसके साथ साथ TGT हिंदी में भी वो अप्लाई कर सकता है। मतलब एक ही कैंडिडेट अगर 2 विषयों के लिए एलिजिबल है तो दोनों विषयों में अप्लाई कर सकता है, चाहे हम TGT की बात करें चाहे PGT की बात करें। बाकी TGT और PGT में तो अलग अलग अप्लाई कर ही सकता है, लेकिन एक ही विषय के लिए 2 बार अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, तो इधर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर आप एक से ज़्यादा विषय में अप्लाई कर रहे हैं TGT में या फिर PGT में, तो आपको दोनों विषयों के लिए अलग अलग आवेदन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप उसमें एलिजिबल हो जाओगे।
बाकी जब महिला कैटेगरी की बात करते हैं तो दोस्तों दो तरह से आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिली है। एक मेल एक क्या कहते हैं बालक वर्ग के लिए देखने को मिली, एक बालिका वर्ग के लिए देखने को मिली है। अब जो बालक वर्ग है ना वो किसी भी हालत में बालिका वर्ग में अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है, एलिजिबल नहीं है। तो बालिका वर्ग के लिए जितनी सीट निर्धारित की गई है वो केवल बालिकाओं के लिए है। लेकिन जब हम बालक वर्ग की बात करते हैं तो उसमें बालक और बालिका दोनों अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों शर्त क्या है, क्योंकि जो मेल कैंडिडेट है वो तो केवल अपनी मेल कैटेगरी में अप्लाई कर देंगे, लेकिन जब फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो उन्हें दोनों में अप्लाई नहीं कर सकते हो। मानकर चलो अगर हिंदी का एग्जांपल लेके चलें, अब वो बालिका वर्ग में भी हिंदी में अप्लाई कर दें और बालक वर्ग में भी हिंदी में अप्लाई कर दें, ऐसा नहीं है। वो अपने हिसाब से आप देख लेना कि किस में आपकी सीट ज़्यादा और कितना आपका कॉम्पिटिशन है। लेडीज़ में आप अप्लाई करोगे, महिला कैंडिडेट में अगर आप अप्लाई करोगे तो उसमें आपको दिख जाएगा आपका कितना कंपटीशन है। बाकी कॉमन वाले में करोगे तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपको डिसाइड कर लेना कि आपको बालक वर्ग में अप्लाई करना है, बालिका वर्ग में अप्लाई करना है। दोनों में से किसी एक वर्ग में आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास छूट है कि आप किसी भी वर्ग में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब मेल कैंडिडेट की बात करते हैं वो केवल मेल कैटेगरी में ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें दोस्तों ये भी अगर आप बालिका वर्ग में अप्लाई करते हैं तो जो आप अगर मान के चलो आपकी नियुक्ति हो गई, जो अगर फीमेल कैंडिडेट तो उनकी नियुक्ति हो गई, तो जो गर्ल्स स्कूल होते हैं ना या इंटर कॉलेज जिन्हें बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में तो इंटर कॉलेज बोला जाता है, ठीक है, तो उन्हें वो वाले स्कूल मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपकी बालक वर्ग में अगर आपने अप्लाई करा है और बालक वर्ग में आपकी नियुक्ति हो जाती है तो जो लड़के लड़कियों दोनों के स्कूल्स होते हैं तो वहाँ भी आपकी नियुक्ति हो सकती है। लेकिन अगर बालिका वाले में होते हैं तो केवल जो गर्ल्स कॉलेज होते हैं या फिर गर्ल्स जो स्कूल होते हैं उसमें आपकी नियुक्ति होगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया एक अभ्यर्थी कितने विषय पर आवेदन कर सकते हैं, उसके लिए क्या नियम बनाए गए, लड़कों के और लड़की के लिए दोनों के लिए बता दिए। अब बात करते हैं दोस्तों संशोधन की। अब संशोधन क्या है दोस्तों, आप ना मेरे हर रिक्रूटमेंट आप मुझे जरूर कमेंट करके पूछते हैं कि सर मेरे से ये गलती हो गई, मेरे से बाय मिस्टेक मेरे से डेट ऑफ बर्थ गलत भर दी गई, मैंने सर कैटेगरी गलत सेलेक्ट कर दी, मुझे ये नहीं पता था, मेरा नाम गलत हो गया, मेरे फादर साहब का नाम गलत हो गया, मेरी मदर का नाम गलत हो गया। तो इसमें संशोधन क्या है, तो दोस्तों इसमें आप संशोधन नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए जब आप फॉर्म भर रहे हो ना तो दोस्तों आप एक शिक्षक बनने वाले तो गलती किस तरह से आप कर सकते हो, इसको फॉर्म भरने में तो बहुत छोटा सा प्रोसेस है, आगे आपको पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा एक बार आपकी नियुक्ति हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी किसी भी तरह से कोई भी गलती नहीं करनी है, चाहे आपको 10 बार पढ़ना पड़े चाहे 15 बार पढ़ना पड़े, आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। स्पेशली जो इन्होंने मेंशन किया है कि भाई एक बार अप्लाई करने के बाद, वैसे तो संशोधन आप इसमें नहीं कर सकते चाहे आपने कुछ भी गलती करी है, ठीक है, तो गलती नहीं करनी। लेकिन जो इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है कि आप डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल भी नहीं बदल सकते। आप अपनी अगर जो एक बार आपने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली वो आप बिल्कुल भी नहीं बदल सकते। आप अपने जेंडर को बिल्कुल भी नहीं बदल सकते, ठीक है, अगर आपने उसमें कुछ गलती कर दी है तो भरने में, तो इसमें तो आप बिल्कुल परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको दोबारा से ये बोलना चाहूँगा, जब आप फॉर्म ये भर रहे हैं तो बिल्कुल भी आपको किसी भी तरह से किसी भी रूप में कोई भी गलती नहीं करनी है। खुद से भर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप किसी कैफ़े वगैरह पर जाके भरवा रहे हैं तो उसमें देख लेना कि बिल्कुल भी आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो बाकी इस वीडियो को देख लो, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप किसी भी तरह की कोई भी गलती नहीं करोगे। बाकी अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो दोस्तों उसकी मेरी कोई गारंटी नहीं। बाकी इसमें अगर आपको सब कुछ पता चल जाए किस कैटेगरी में आपको सेलेक्ट करना है, किस तरह से कितने विषयों के लिए आपको आवेदन करना है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है। बाकी दोस्तों इसमें जो सैलरी है वही 4600 पे ग्रेड आपका मिलेगा, जो कि आपकी 55 से 60 हज़ार रुपये के आसपास सैलरी बैठ जाती है। थोड़ी सी शायद से कम भी आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि ना जैसे दिल्ली या केवीएस में जो आपको सैलरी देखने को मिलती है टीजीटी की उतनी होती है आपकी सैलरी, उनकी भी 4600 पे ग्रेड वाली होती है। लेकिन माना एचआरए आपको ज़्यादा मिलता है, क्योंकि ये मेट्रो सिटी होती है ना। केवीएस में अगर मान के चलो मेट्रो सिटी में नहीं हुआ ट्रांसफर तो उतनी आपकी सैलरी होगी जितनी केवीएस में होती है, ठीक है। थोड़ा बहुत 1-2-3 हज़ार का फ़र्क देखने को मिल जाएगा, तो ज़्यादा आपको खास कोई फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सैलरी से आप सेटिस्फाई रहेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं एलिजिबल या फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को, जिसे आपको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपकी बीएड प्लस ग्रेजुएशन होनी अनिवार्य है, ये बात ध्यान से सुनना आपको, ठीक है। अब वो बात अलग है कि भाई बीएड तो आप जब भी करोगे जब ग्रेजुएट होगे, तो ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, जिससे ये डीएलएड जिन्होंने कर रखी है वो ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। तो आपकी बीएड प्लस ग्रेजुएशन तो आपकी जब भी होगी जब आप बीए करोगे, उसके ग्रेजुएशन करोगे उसके बाद आप बीएड करोगे, ठीक है। तो ग्रेजुएशन प्लस आपकी बीएड कंपलसरी है। तो जिन अभ्यर्थियों ने शिक्षा के क्षेत्र में 1 वर्षीय 2 वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त कर रखा है तो वो इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। अब डिप्लोमा जैसे आपकी डाइट, जेबीटी, बीटीसी अलग अलग राज्यों में अलग अलग शहरों में अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है, ठीक है। तो अगर आपने डिप्लोमा प्राप्त कर रखा है ना एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में तो आप इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके पास डिग्री है यानी कि बीएड आपके पास, तो ही आप इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर सकते हैं।
बाकी जो इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात थी दोस्तों, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बायोलॉजी का बार बार आप पूछ रहे थे सर बायो का बताओ, बायो को बताओ, तो दोस्तों अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि बायो वालों को भी एलिजिबल कर दिया जाएगा साइंस टीचर के लिए, ठीक है। क्योंकि जब हम टीजीटी की बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर जैसे साइंस या एसएसटी की बात करते हैं, वहाँ पर आप किसी एक विषय के तो बनते नहीं हो, आपको काफ़ी सारे विषय साइंस में पढ़ाने पड़ेंगे और काफ़ी सारी विषय आपको एसएसटी में पढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम पीजीटी यानी प्रवक्ता की बात करते हैं, मतलब पॉलिटिकल साइंस के टीचर बन गए तो केवल आपको पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ाना पड़ेगा, केमिस्ट्री के बन गए तो केवल आपको केमिस्ट्री पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन जब हम टीजीटी की बात करते हैं, यहाँ पर दोस्तों सोशल साइंस और साइंस जोड़ी जाती है, ठीक है। तो साइंस में चाहे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, सॉरी मैथ नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी साइंस के सब्जेक्ट है वो सारे आपको पढ़ाने पड़ेंगे, मैथ्स की तो अलग से निकलती है, ठीक है। तो बायो वालों को घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है। उन्हें साइंस की जो रिक्रूटमेंट है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है दोस्तों। मैं बिल्कुल कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 80 से 90% आप चांस मानकर चल सकते हैं कि कुछ समय बाद आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जो कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। एसएसटी की बात करते हैं तो दोस्तों एसएसटी में वही आपके 4 विषय होते हैं, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये चारों सब्जेक्ट दोस्तों, इसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़े हुए होने चाहिए, ठीक है। कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने पढ़े होने चाहिए। अब दोस्तों इधर ना वो नहीं बनाया गया, पेयर नहीं बनाया गया इनका कि भाई मतलब ज्योग्राफी हिस्ट्री में से कोई एक सब्जेक्ट या फिर पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट, ऐसा कुछ भी नहीं बनाया गया। तो 4 सब्जेक्ट मैंने आपको बताए हैं, भूगोल, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। ये चारों में से कोई से भी 2 विषय आपने अपनी ग्रेजुएशन में पढ़े हुए होने ही चाहिए, ठीक है। अब 3 साल आपके पास होने चाहिए, कोई भी 2 विषय। अब मान के चलो चाहे 3 साल की आपकी ग्रेजुएशन होती है, ठीक है। तो 3 साल में अगर एक विषय भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही विषय 3 बार है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मैंने आपको 4 बताए हैं, इसमें से 2 तो आपके होने चाहिए, हर हालत में 2 होने चाहिए, ठीक है। तो अब प्लीज़ मुझे कोई ऐसे कमेंट मत करना सर मैंने हिस्ट्री ऑनर्स कर रखी है और मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रखी है, क्या मैं इस रिक्रूटमेंट में एसएसटी पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ या फिर नहीं हूँ। मैंने आपको बता दिया 4 विषयों में से 2 आपके कंपलसरी आपकी ग्रेजुएशन में होने चाहिए और हर साल होने चाहिए, ठीक है। इसमें पेयर नहीं बना रखी कि भाई पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी में या फिर इस तरह से हिस्ट्री या फिर अर्थशास्त्र में ऐसी कोई भी पेयर नहीं बना रखी, तो आपको बिल्कुल भी इधर कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। तो 4 विषयों में से कोई से 2 विषय होने चाहिए, चाहे आप अलग अलग करके कर रहे हैं। अगर मान के चलो आपके ग्रेजुएशन में 3 विषय तो भी कोई घबराने की जरूरत नहीं, चारों के चारों विषय भी अगर आपने ग्रेजुएशन पढ़े तो भी घबराने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। मान के चलो पॉलिटिकल साइंस आपने केवल फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, सेकंड ईयर में आपने हिस्ट्री पढ़ा है और थर्ड ईयर में आपने ज्योग्राफी पढ़ा है, ठीक है। तो चारों में से आपके पास 3 विषय हो गए, तो आपको इस केस में घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 2 विषय आपके कंपलसरी आपके पास होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। अब हिंदी की बात करते हैं, हिंदी वाले काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी परेशान है, वो सब तो नहीं है, लेकिन जो अभ्यर्थियों ने 12th क्लास में जिनके पास संस्कृत नहीं है, तो वो क्या हिंदी रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल है नहीं है। तो दोस्तों इसमें मैं बता दूं कि आप एलिजिबल नहीं हैं, आपके पास 12th क्लास में संस्कृत होनी चाहिए, ठीक है। तो तभी आप हिंदी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों है दोस्तों ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो भी इनके नियम उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो हिंदी, बाकी आपने हिंदी में दोस्तों ऑनर्स कर रखी होगी तो वो तो अलग बात है, ठीक है, अपने ग्रेजुएशन में, लेकिन 12th क्लास में भी आपके पास हिंदी होनी ही चाहिए हर हालत में। बाकी संस्कृत वगैरह के लिए कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों परसेंटेज की डिमांड करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे रिक्रूटमेंट में आपसे परसेंटेज की डिमांड करी जाती है कि आपकी 50% कम से कम ग्रेजुएशन में मार्क्स होने चाहिए, 12th में इतने होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें किसी भी तरह की कोई भी परसेंटेज की डिमांड नहीं की गई है। अब ये उन अभ्यर्थियों के लिए अच्छा हो सकता है जिनकी परसेंटेज 50 या 45% से कम थी, ठीक है। तो ये भी दोस्तों मैंने आपको इधर बता दिया है। अब एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं, एग्ज़ाम या फिर एग्ज़ाम पैटर्न की हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो आपका एग्ज़ाम है ये टोटल 500 नंबर का है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा नंबर का है, लेकिन घबराना नहीं है। इसमें ना एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है और टोटल 125 क्वेश्चन है। तो कितने क्वेश्चन हो गए आपके और कितने मार्क्स हो गए, टोटल हो गए 500, ठीक है। तो 500 मार्क्स के टोटल है, जिसमें 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। मतलब ये मान के चलो आप 500 मार्क्स एक तरफ हटा दो, आपको 125 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं 1 घंटे के अंदर, ठीक है। ये आप मान के चलो, सॉरी 2 घंटों के अंदर आपको 125 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। बाकी एक क्वेश्चन आप 4 मार्क्स का है। बाकी जब हम बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की, तो आप धड़ल्ले से दोस्तों आपको जो भी क्वेश्चन सही लग रहा है आप उस पर टिक कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव मार्किंग की बात नहीं की गई है, ठीक है। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब इसमें बात करते हैं दोस्तों, जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा वो किस लैंग्वेज में आएगा। तो आपका क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आएगा। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जिस भी भाषा में अगर आप उस क्वेश्चन को पढ़ना चाहे उसमें पढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो अभ्यर्थी लैंग्वेज टीचर बनने वाले हैं, जैसे इंग्लिश के कोई टीचर बन रहे, हिंदी, उर्दू
संस्कृत, ठीक है। तो इनके जो टीचर बनने वाले, लैंग्वेज जो टीचर बनने वाले हैं, वैसे लैंग्वेज ना भी बोलूँ मैं, उसे विषय ही बोल दूँ, हिंदी विषय हो गया, संस्कृत विषय हो गया, उर्दू विषय हो गया, ठीक है। तो इनके जो टीचर बनेंगे उनका क्वेश्चन पेपर जो आएगा वो उसी भाषा में आएगा जिस भी भाषा के वो शिक्षक बनने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए संस्कृत की बात लेके चलते हैं, अगर आप संस्कृत टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो सारा का सारा क्वेश्चन पेपर आएगा, जो आपके 125 क्वेश्चन आएंगे, वो सारे के सारे किस में आएंगे, आपके संस्कृत भाषा में आएगी दोस्तों, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। सबसे बढ़िया बात दोस्तों इस रिक्रूटमेंट की मुझे यही लगी कि जिस भाषा के आप शिक्षक बनेंगे उसी भाषा में आपके क्वेश्चन पेपर आएंगे, ठीक है। तो कम से कम आपको एटलीस्ट वो भाषा इतनी तो आनी चाहिए कि आप जो भी आपके समक्ष क्वेश्चन है उन्हें आप हिंदी कर सको, या फिर जो भी जिस भी भाषा में आप कर सको। दोस्तों वैसे करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि भाषा का पहला ही सिद्धांत ही होता है कि जिस भाषा को भी आप पढ़ाना चाह रहे हैं, अगर आप उसी भाषा में उस भाषा को पढ़ाओगे तो छात्रों का जो अधिगम होगा दोस्तों वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको निश्चित रूप से कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अब आप उन कठिनाइयों से कैसे उभरते हैं दोस्तों, ये तो एक शिक्षक की क्वालिटी होती है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, बाकी इसमें 125 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 125 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा। और दोस्तों जो भी इसमें सारा का सारा आपसे पूछा जाएगा वो सारा का सारा आपका विषय संबंधित से पूछा जाएगा, ठीक है। तो बाहर से कुछ नहीं आएगा, जैसे कॉमन पेपर मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडागोजी, तो इस तरह का कुछ भी आपसे किसी भी तरह से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, केवल आपका विषय से ही आएगा सारा का सारा 125 नंबर का। तो अगर आसान शब्दों में कहूँ तो दोस्तों यहाँ पर आपकी केवल विद्वानता देखी जाएगी, बाकी उस विषय को कितना आप अच्छे से पढ़ा सकते हैं इसका किसी भी तरह से कुछ भी इधर अवलोकन नहीं किया जा रहा। आप बहुत सारी रिक्रूटमेंट देखते होंगे, ठीक है, तो उसमें हर किसी में नहीं मांगते भाई पेडागोजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी नहीं आती है आपकी, लेकिन उस केस में क्या होता है उधर आपसे टेट या फिर सीटेट परीक्षा की डिमांड की जाती है, जिसके आधार पर टेट जो सीटेट आपकी परीक्षा होती है, फिर टेट जो परीक्षा होती है शिक्षक के आधार पर आपको उसमें अवलोकन किया जाता है, ठीक है। तो अगर उसे पास कर देते तो एक बार के लिए मान के चल सकते हैं कि आप शिक्षक पद के लिए योग्य हैं। उसके बाद अगर आपकी जो रिक्रूटमेंट निकलते हैं उसमें एजुकेशन साइकोलॉजी आए, पेडागोजी आए ना आए, भाषा शिक्षण आए, भाषण शिक्षण विधि आए, कुछ है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब आपने टेट या सीटेट में पढ़ चुके हैं। लेकिन इधर के केस में दोस्तों क्या है, इधर से आप तो टेट या फिर सीटेट की डिमांड भी नहीं की गई, और हमें लगा कि जो आपसे क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा उसमें आपको एक शिक्षक के रूप में अवलोकन कर लिया जाएगा, लेकिन दोस्तों वहाँ भी ये वाली बात नहीं की गई। तो यहाँ जो आएगा सारा का सारा आपका विषय संबंधित आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश आनी चाहिए अदर सब्जेक्ट वालों के लिए भी, लेकिन एटलीस्ट दोस्तों भाषा शिक्षण तो आना चाहिए, या फिर जिस भी विषय का आप शिक्षक बनने वाले उसको थोड़ा बहुत आ जाता तो चलो कोई नहीं, जिन्होंने सिलेबस बना दिया। वही है ना दोस्तों कि हर विद्वान ना अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता, और जो अच्छा शिक्षक है ये जरूरी नहीं कि वो विद्वान हो अपने विषय में। अच्छा शिक्षक ये अगर विद्वान है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छा शिक्षक ये जितना भी वो अपने विषय के बारे में जानता है उस विषय को बहुत अच्छे से पढ़ा सकता है, ठीक है। तो चलो ये तो अलग बात हो गई। ऐसे दोस्तों बात करने लगे तो वीडियो वैसे ही काफ़ी लंबी हो रही है, और भी ज़्यादा काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों एडोब पे जो लगे हुए हैं ना, जो यूपी सरकार के स्कूल में लगे हुए हैं जो, तो उन्हें थोड़ी सी ना और छूट मिल रही है, मतलब उन्हें ना उनके जितने भी साल उन्होंने पढ़ाया है तो उसके आधार पर उन्हें छूट मिल रही है। शायद से 1 साल का 1 या 1.5 नंबर उन्हें मिलेगा एक्स्ट्रा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें 35 नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा है एडोब पे पढ़ा रहा है तो कितने साल उसने सर्विस करी उस हिसाब से वो देख लेना कितने नंबर आ गए। तो एडोब पे पढ़ाने वाले जो तदार्थ शिक्षक जिन्हें ये बोल रहे हैं, तो उनका ये फ़ायदा है कि जो नॉर्मल कैंडिडेट होंगे उनसे वो उतने मार्क्स आके होंगे, ठीक है। तो जो आपकी मेरिट बनेगी 500 में से, तो आपने जितने भी जो भी आपके मार्क्स बनेंगे, जितनी भी आपने शिक्षण कराया मतलब इनके राज्य के विद्यालय में उत्तर प्रदेश के, तो उस हिसाब से आपके मार्क्स ऐड हो जाएंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। तो आप उतना आगे रहेंगे तो आप अपने हिसाब से देख लेना। बाकी दोस्तों सिलेबस की बात करते हैं, तो सिलेबस दोस्तों जितने भी विषय में हमें रिक्रूटमेंट देखने को मिली है, इस सारी की सारी रिक्रूटमेंट का सिलेबस मैं आपको अभी थोड़ी देर में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। पर दोस्तों आपको सारे अलग अलग लिंक मिल जाएंगे, आप आसानी से जाके वहाँ से डायरेक्ट आप सभी के सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वो अभी नहीं मिलेंगे आपको, थोड़े समय बाद आपको सारे के सारे लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसमें दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, तो सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल भी कठिन नहीं है। इसमें आपको अपना एग्जाम क्वालिफाई करना है और उस एग्जाम के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी, और उस मेरिट में आपका जितना भी आप स्कोर करोगे तो उसके आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। किसी भी तरह के इंटरव्यू वगैरह की आपसे डिमांड नहीं की गई है। बस दोस्तों जो भी मैंने आपको जितने भी नियम बताए हैं, जितने भी क्वालिफिकेशन बताए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया, वो आप सभी शर्तों को पूरा करना है। कहीं आप दोस्तों यहाँ पर गलती कर दो और बाकी जब सिलेक्शन ले जाए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह हो आपकी, और फिर आपकी वहाँ पर नियुक्ति को रद्द कर दिया जाएगा, मतलब आप मेहनत भी करोगे और दोस्तों उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, ठीक है। तो जितने भी मैंने आपको सारे के सारे नियम बताए हैं, इन नियम के अनुसार अगर आपको सब कुछ समझ आ गया, और अगर अभी भी कुछ समझ नहीं आया तो दोस्तों इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। उसमें तो आपने इससे जो पहले वीडियो बनाई थी उसमें भी आपने कमेंट करे थे, कल ही डाली थी मैंने, ठीक है।
बाकी अगर अभी भी कुछ समझ नहीं आया तो आप नीचे कमेंट कर देना। और अगर एक कमेंट करने से पहले दोस्तों क्या है कि ना एक बार नोटिफिकेशन का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, एक बार नोटिफिकेशन आप अच्छे से रीड कर लो, आपको तमाम जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी उसमें मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि मैंने ना ही इस वीडियो में आपको बताई है ना ही नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिली है, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल कमेंट करो, यथासंभव जैसा भी होगा जैसे समय मिलेगा उस कमेंट का आपके रिप्लाई कर दिया जाएगा। बाकी अगर क्या पता इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी आ जाए जिसमें जो आपके बचे हुए क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता दोस्तों कोई और कॉमन वगैरह क्वेश्चन होंगे, थोड़े बहुत होंगे उनके मैं वहीं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से जो भी मैंने आपको निर्देशन बताए, इस निर्देशन के अनुसार अगर आप किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो निश्चित रूप से आप इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। इस रिक्रूटमेंट के ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। अब दोस्तों बात पीजीटी की करते हैं। पीजीटी जो प्रवक्ता की टीचर रिक्रूटमेंट के लिए आपकी, तो दोस्तों उसके भी सेम ऐसी नहीं है, थोड़ा बहुत परिवर्तन है। पीजीटी के लिए दोस्तों इससे अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, आज की वीडियो में हमने केवल टीजीटी के बारे में चर्चा की है, ठीक है। लेकिन पीजीटी में दोस्तों के जो भी मैंने मैक्सिमम आपको नियम बताए सारे के सारे पीजीटी में भी फॉलो होते हैं जो आपकी प्रवक्ता की रिक्रूटमेंट के लिए, ठीक है। तो उसमें भी सेम नियम फॉलो होते हैं, थोड़ा बहुत परिवर्तन आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि हम इससे अगली जो वीडियो आएगी हमारी वो होगी दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो है पीजीटी के लिए परमानेंट रिक्रूटमेंट देखने को मिली है उससे संबंधित होगी, ठीक है। बाकी हमने टीजीटी के लिए आज बिल्कुल डिटेल में चर्चा कर ली है। तो बस दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए दोस्तों, बिगर लाइक करें आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मत जाना। और जो भी आपका दोस्त, सगा संबंधी, सखी, सहेली या कजन वगैरह जो भी है, जो भी रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर रहा है, उसको एक बार इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दो और वो इस वीडियो को पूरा देख लेगा, ताकि जब भी उस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करेगा तो अच्छे से अप्लाई करे और भविष्य में उसे किसी भी तरह की कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर भी आपको जरूर करना है अपने सभी साथियों के साथ जो भी इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप हमारी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर केवल हम टीचर और टीचिंग से रिलेटेड हमारी सारी वीडियोस होती हैं। तो अगर आप भविष्य में एक शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में, तो निश्चित रूप से दोस्तों आप हमारे हंसकाशन यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बस दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।